बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी मेमोरी एकेडमी। बच्चों, कक्षा 12 में हमने चैप्टर नंबर 2 चला रखा था। कुमार मित्तल की बुक है, आप उसमें देख सकते हैं। और मैं इस बुक के माध्यम से आप लोगों को एनसीईआरटी और आपके जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है सारे के सारे कराऊंगा। न्यूमेरिकल भी सारे हो जाएंगे और जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो भी आपका कंप्लीट कराया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों को हमारे चैनल के साथ में बने रहना है। थोड़ी सी यहाँ समस्या आ रही है हमारे क्षेत्र में, नेट की प्रॉब्लम आ रही है, इसलिए प्रॉपर रूप से हम वीडियो नहीं भेज पा रहे हैं। लेकिन ये समस्या का समाधान भी जल्दी हो जाएगा बच्चों, आप लोगों को टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा है वो आपके पास विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय, ये हमारा चैप्टर है। इसमें हमने 2 टॉपिक कराए थे आप लोगों को पहले लेक्चर में। तो वहाँ जो लेक्चर हमने लास्ट वाला कराया था घनकोण जो हमारे पास था, उसमें हमने आप लोगों को कराया था कुछ। ठीक है, उसका फॉर्मूला भी आया था आपके पास में कुछ इस टाइप से। तो ये चैप्टर का मैंने लेसन का नाम भी डाल रखा है, देखिए आप लोग, विद्युत फ्लक्स तथा गॉस की प्रमेय है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस थ्योरम। ठीक है, तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मैंने आपको पिछले लेक्चर में, जिन बच्चों ने पिछला लेक्चर देखा होगा तो वो भली भांति जानते होंगे कि मैंने क्या करा था। मैंने देखो घनकोण के बारे में थोड़ा सा बता दूंगा। डी ए सॉरी, यहाँ से आपके पास में था डी ओमेगा, घनकोण डी ओमेगा होता है। लेकिन ये मैंने करा था, जैसे मान लो कोई गोला है, उसका छोटा सा हमने हिस्सा ले लिया था, क्षेत्रफल अवयव, यानी आपके पास जैसे मान लो पूरा का पूरा हिस्सा है ये, और अब इसका छोटा सा हिस्सा ले लेंगे। एक थोड़ा सा डायग्राम भी बनाया था मैंने, आप थोड़ा चेक कर लेना लेक्चर को। ठीक है, और यहाँ आपके पास में एक घनकोण बना था छोटा सा डी ओमेगा, ये छोटा सा हिस्सा था। वैसे तो पूरा का पूरा गोला होता है, लेकिन हमने थोड़ा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया और इसका जो क्षेत्रफल अवयव यानी छोटा सा हिस्सा लिया, उसके द्वारा जो छोटा सा कोण बना घनकोण, वो था आपके पास में डी ए बटे आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला था। तो बच्चों, अगर मैं बात करूं पूरे गोले की, तो पूरा गोला कितना कोण बनाएगा घनकोण, वो आपको पता ही है। अगर मान लो हमारे पास में एक पूरा गोला है इस टाइप से और इसका क्षेत्रफल ए होगा पूरे का, ठीक है नहीं। तो जब छोटे से ये इतना बनाया कोण, तो बड़ा कितना बनाएगा, ओमेगा बनाएगा घनकोण। आप लोगों को यही ध्यान रखना है और यही चीज मैं आपको थोड़ा सा आगे बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास में क्या दिया हुआ है। यहाँ हमारे पास में दिया हुआ है ये घनकोण दिया था, क्षेत्रफल अवयव के कारण हमने ये निकाल लिया था। ठीक है, अब मैं कर सकता हूँ पूरे गोले के लिए बच्चों थोड़ा ध्यान से समझना है। पूरे गोले के लिए हम क्या कर सकते हैं, आप लोगों को याद रखना है, पूरा गोला कह दो या संपूर्ण गोले के पृष्ठ के लिए लिख सकते हैं। चलो इसे दोबारा कर देते हैं, संपूर्ण पृष्ठ के गोले के लिए लिख दो, वो थोड़ा और अच्छा जाएगा। संपूर्ण गोले के पृष्ठ के लिए। ठीक है बच्चों, संपूर्ण गोले के पृष्ठ के लिए क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, पृष्ठ क्षेत्रफल। आप लोगों को पता है पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है गोले का, पूरे के पूरे का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है भाई, सभी को पता है ना। मैथ जो पढ़ रहा होगा बच्चा, उसने पहले से आप लोगों को 10वीं तक तो आपको कंपलसरी है, आपने वहां पढ़ लिया होगा। तो संपूर्ण अगर गोले के में पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल लो तो उसके लिए होता है ए बराबर 4 पाई आर स्क्वायर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ ए का मान देखिए आपको ये मिल चुका है, और मैंने कहा है कि अगर मैंने थोड़ा सा क्षेत्रफल लिया था तो आपके पास घनकोण था थोड़ा सा ही, डी ओमेगा ही था। लेकिन अगर हम क्षेत्रफल पूरा का पूरा ले ए, तो यहाँ घनकोण भी पूरा ही आएगा, यानी कि ओमेगा ही आएगा। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब आप लिख सकते हो घनकोण। ठीक है बच्चों, घनकोण यानी ओमेगा, ये पूरे गोले के लिए है। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। तो देखो, जहां आपने डी ओमेगा लिखा था वहां ओमेगा लिख दिया, जहां आपने डी ए लिखा था वहां क्या लिखोगे, ए, और बट्टे में क्या आ जाएगा, अपॉन आर स्क्वायर। ओमेगा यहाँ इसकी जगह हम क्या कर सकते हैं, 4 पाई आर स्क्वायर और अपॉन में आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खत्म हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास 4 पाई। यानी बच्चों, जो पूरा गोला है, अगर उसका पूरे गोले का पृष्ठ उसके केंद्र पर यदि घनकोण बनाएगा तो वो ओमेगा बराबर कितना आएगा आपके पास में, ओमेगा बराबर 4 पाई। और मात्रक मैंने आपको इसका बताया था, यूनिट क्या है इसकी, स्टे रेडियन। ठीक है बच्चों, तो ये घनकोण के बारे में तो बात कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा इसमें और डिटेल बताऊंगा, कुछ और चीजें हैं जो हम निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके साथ में कुछ डिस्कस करना चाहता हूँ। बच्चों, आप लोगों को पता है
सभी को पता है कि बिना मेहनत के आप लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो मैं आपको कह रहा हूँ कि कक्षा 12 के जो सिलेबस है ठीक ठाक है, ज़्यादा है, तुम्हारे लिए तो ज़्यादा ही है। और आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोगों को उसे कवर करना है तो आपको समय का ध्यान रखना पड़ेगा और आप लोगों को उससे रिपीट भी करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप किसी टीचर ने आपको करा दिया, आपने कहीं कोचिंग ले ली या आपने क्लास में वो कर लिया, उसके बाद उसे देखना ही नहीं है, उसे रिपीट भी करना होता है। और अगर आप अभी से रिपीट करेंगे तो आपको लास्ट में जब आपके एग्ज़ाम आएंगे, एग्ज़ाम टाइम में आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली। और जो बच्चा इसे लास्ट में ही ऐसे इकट्ठा करता जा रहा है, बाद में उसे इतनी समस्या होने वाली है कि वो कुछ भी याद नहीं कर पाएगा, कन्फ्यूजन हो जाएगा, रटने की कोशिश करेगा, रटने से कुछ नहीं होता। आप लोगों को पता है प्रैक्टिस करनी है, अच्छी तरीके से मेहनत कीजिए तो आपके नंबर इतने अच्छे आएंगे कि आपका इलाके में भी नाम होगा, अपने गांव में नाम होगा, मम्मी पापा का नाम करोगे आप लोग। लेकिन उसके लिए आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी, और वो मेहनत आप अगर कर सकते हो तो बस ये मान के चलो, अभी कितने महीने हैं आपका, जैसे जुलाई चल रहा है, जुलाई खत्म भी हो जाएगा, बस आधा महीना तो निकल ही चुका है। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी यानी कि आपके पास 5-6 महीने मान के चलो, 6 महीने मान के चलो, 6 महीने में आपका काम तमाम, इसका जो एग्ज़ाम का है, आपका नहीं एग्ज़ाम का। तो इसके लिए आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर मेहनत कर सकते हो, अगर आपको लगन है कि ज़िंदगी में कुछ करना, अपना मुकाम हासिल करना है, तो उसके लिए आपको मेहनत करनी है अभी से ही। तो अपना टाइम टेबल बांध लीजिए, अपना सेट कर लीजिए, उसी के हिसाब से आपको पढ़ना है। क्योंकि देखो बच्चों, हम आपको सरल तरीके से बता सकते हैं, लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, क्योंकि एग्ज़ाम आप ही को देने ना, हमें थोड़े ना देने एग्ज़ाम। तो इसलिए आप लोग मेहनत करें, और मेहनत के साथ साथ में आप अपने समय का भी ध्यान रखें। ठीक है, तो अब आगे थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं, और जो हमारे पास में हमारा टॉपिक चल रहा था घनकोण, उसके बारे में भी हमने आपको क्लियर कर दिया है कि थोड़ा सा और बताना है मुझे इसके बारे में। देखिए पहले मैं इसे साफ कर देता हूँ, इसके बाद मुझे एक डायग्राम बनाना है बच्चों, और यहाँ से आप लोगों को थोड़ा ध्यान करना है कि क्या हो सकता है। घनकोण हम और भी तरीके से इसे कर सकते हैं। देखिए बच्चों, यदि मान लिया हमारे पास में कोई बिंदु O है, यहाँ बिंदु O से R दूरी पर, ध्यान रखना बिंदु O से R दूरी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ इस तरह से, ठीक है, यहाँ से ये हमने इसकी परिसीमा में मिला दिया इधर से, और यहाँ भी हमने इसे इसकी परिसीमा पे मिला दिया है ऐसे करके। तो हमारे पास में ये जो हमारे पास ये आया है, यह हमने अक्षेत्रफल अवयव ले लिया है DA। ठीक है बच्चों, क्या है ये DA है, अक्षेत्रफल अवयव ले लिया है हमने। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके रेखा के अनुदिश जो इसका एकांक सदिश है वो हमने n कैप मान लिया। और अगर मैं बात करूं, देखो ये थोड़ा तीछा है, और हमने आपको बताया था अक्षेत्रफल वेक्टर, शुरुआत में ही पहले लेक्चर में बता रखा क्षेत्रफल वेक्टर क्या होता है। मान लो कोई पृष्ठ हमारे पास में समतल पृष्ठ है, उस पर अगर हम कोई लंब खड़ा कर दें तो वो जो लंब की डायरेक्शन होगी तो वो क्या होगा, उसका क्षेत्रफल वेक्टर को शो करता है। ठीक है, उसकी डायरेक्शन भी होगी ना कुछ ना कुछ, तो जो इस पर लंब खड़ा होगा वो इस टाइप से होगा, ऐसे कुछ ध्यान करना है। तो इसे हम कहेंगे DA वेक्टर। आप लोगों की मैं समझता हूँ कि आप लोग समझ रहे होंगे जो मैंने बताया है कि ये जो आपका पृष्ठ है इस पर लंबवत तो ऐसे होगा ना, क्योंकि ये लंबवत नहीं होने का, और ये इसका जो क्या है एकांक सदिश है, ये इसके अनुदिश से देखिए कि यहाँ इस पर केंद्र है और यहाँ से ये रेखा होकर जा रही है इसकी, तो ये इसका एकांक सदिश हो गया, और इसका जो डायरेक्शन होगी, इसकी डायरेक्शन जो होगी वो इधर को है। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। वो n कैप के साथ में मान लो यहाँ थीटा कोण बना है, कितना कोण बना है, थीटा कोण बना है। यदि हम क्या करें, O को केंद्र मानकर R त्रिज्या का एक एक गोला खींच दे, गोला ऐसे करके गोला खींच दे ऐसे करके, तो वो गोला कैसे होगा देखिए आप लोग, मैं आपको बता सकता हूँ, वो इसी पृष्ठ पे होकर जाएगा ये ऐसे करके, यहाँ से ऐसे, सॉरी थोड़ा सा वाइड हो गया था, ऐसे करके ये बच्चों। तो इसे मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ ऐसा करके, जिससे इसकी पहचान अलग से हो जाए। ये
ठीक है बच्चों, इसे थोड़ा ध्यान रखना है। ये वाला बोला है, ये मैंने अलग ही कर दिया है, तो ये इसी पर पहुंचेगा और कहाँ बैठेगा ये, इसके बारे में हम लिख सकते हैं। माना देखो थ्योरी थोड़ी सी करनी पड़ेगी हमें, पहले तो मैं इसे समझा देता हूँ, उसके बाद मैं इसकी थ्योरी बोल के बताऊंगा आप लोगों को कैसे लिखना है आप लोगों को, ठीक है बच्चों। और यहाँ जो इसके द्वारा यहाँ जो घनकोण बना हुआ था वो घनकोण भी लिख लीजिए आप लोग। हमारे पास घनकोण है डी ओमेगा। ये क्यों आया बच्चों, क्योंकि हमने क्षेत्रफल अवयव डी ए लिया। तो जो हमारे पास पृष्ठ है उसका क्षेत्रफल थोड़ा सा है, तो घनकोण भी क्या होगा, थोड़ा सा होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलता हूँ, देखिए आप लोग थोड़ा सा। यदि बिंदु O को केंद्र मानकर त्रिज्या r का एक गोला खींचा जाए, जो क्षेत्रफल अवयव dA को गोले के पृष्ठ पर प्रक्षेप, देखिए यहाँ अगर हमने बिंदु O को केंद्र मानकर r त्रिज्या का मतलब r त्रिज्या ले ली और इसका एक गोला खींच दिया, तो ये जो हमारे पास में ये था, ये बिंदु O को प्रक्षेप कितना करेगा, देखो यहाँ से देखो कितना ये इधर घूमेगा, ऐसे करके घूम गया। तो बच्चों आप थोड़ा ध्यान रखना, जो पहला पृष्ठ है वो थोड़ा इधर को है, ये दूसरा पृष्ठ इधर को है। और यहाँ अगर आप इसकी बात करें कोण की, तो आपके ये एंगल कितना बना है, थीटा कोण बनना है। दूसरी बात, अगर आप इन दोनों पृष्ठों में देखें तो यहाँ भी कोई ना कोई एंगल बना हुआ है, वो थीटा एंगल बना हुआ होगा। तो यहाँ जो प्रक्षेप होगा, जो इसका विस्थापन है, यानी कि जैसे ये पहले ऐसे था और ये ऐसे हुआ, तो इसका जो विस्थापन होगा, देखो आप लोग समझ सकते हो, ये आपके पास में थोड़ा ये गोला जो बना है, पृष्ठ बना हुआ है, इसका क्षेत्रफल कितना माना था हमने dA, लेकिन ये जो होगा ये एंगल पर निर्धारित कर रहा है, कितना कोण बना है, थीटा कोण बना है। तो यहाँ जो इसका आपके पास में प्रक्षेप होगा, यानी कि जो इसकी वैल्यू होगी, यानी इसका अवयव का पृष्ठ क्षेत्रफल होगा, वो होगा आपके पास में dA, मैं लिख देता हूँ dA कोस थीटा। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है, क्योंकि चाहे तो आप दो चीज़ों को डिवाइड कर सकते हो। आप लोगों ने पढ़ा होगा, जैसे मान लो हम किसी राशि के द्वारा कोई आपके पास में वियोजित होता है, यानी कि घटक टूटते हैं, तो उसमें दो घटक टूटते हैं, एक तो अक्षैतिज घटक होता है, एक होता है उदर घटक। वो कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है कि डायग्राम में किस तरफ से वो दे रखा है, ठीक है। तो जो अक्षैतिज घटक होता है जिसके साथ में थीटा लगा हुआ होता है, उसके साथ में हम कोस थीटा लेते हैं। टूटा किसके द्वारा है, dA के द्वारा, इसलिए dA कोस थीटा लिया। अगर उधर घटक की बात करते हैं इसकी, क्योंकि देखिए यहाँ इसके बीच में और इसके बीच में, यानी कि जो आपके पास में पृष्ठ बना हुआ और एक पृष्ठ ये बना हुआ है, इनके बीच में थीटा कोण बनेगा। और यहाँ भी आपके पास में आपको दिख रहा है, इसकी भी जो डायरेक्शन है वो इधर को है और इसकी डायरेक्शन क्या है, इधर को है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो दोनों के बीच में कितना कोण है, थीटा कोण बना हुआ है। अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ तो इस पर लंब खींचेगी ऊपर की तरफ को, तो इसकी डायरेक्शन तो हो जाएगी, इसकी डायरेक्शन इधर को होगी, तो दोनों के बीच में कितना कोण बना है, थीटा कोण, वही बात आ गई। तो यहाँ जहाँ थीटा कोण बना हुआ है, इसके साथ में क्या लेंगे हम, dA कोस थीटा लेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब आपके पास में यानी कि ये पृष्ठ लिया हमने और इस पृष्ठ पर जो इसका क्षेत्रफल अवयव है वो कितना है, dA कोस थीटा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अतः क्षेत्रफल अवयव dA द्वारा गोले के केंद्र O पर लिख सकता हूं मैं, अतः क्षेत्रफल अवयव द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण। बच्चों थोड़ा ध्यान करना है, ठीक है। यहाँ ये जो प्रश्न लिया था ये टेम्परेरी हो गया, बाहर की तरफ हो गया था, लेकिन अगर इसे केंद्र मानकर r त्रिज्या का कोई हम वर्त खींचे तो वर्त इस टाइप से हो गया। तो ये जैसे मान लो कल मैंने आपको दूसरे लेक्चर में बताया था, ऐसे आपके पास कोई गोला है और यहाँ से अगर मैं इसका एक हिस्सा A ऐसे ले लूँ, ऐसे करके, तो ये चीज़ है वो जो मैं बता रहा हूँ, ये वाली चीज़, ये वाली, तो ये वही है। तो इसके द्वारा इसके केंद्र पर कितना घनकोण बनेगा तो वो आपको देखना है, लेकिन ये आपको ध्यान रखना है ये किसके द्वारा है, dA के द्वारा। आपको dA को अपने दिमाग से इग्नोर नहीं मानना है, ठीक है। ये dA के द्वारा है, तो इसलिए dA, इसे आप dA ना मान के ये मान लो, क्योंकि इसकी दूसरी पोजीशन ये है एंगल के हिसाब से, और वो किसके द्वारा है, dA के द्वारा, तो ये dA का ही काम करेगा, इसलिए तो लिखा हमने क्षेत्रफल अवयव द्वारा। क्षेत्रफल अवयव यहाँ थोड़ा लिख दीजिए आप लोग, मैं यहाँ लिख देता हूँ dA द्वारा गोले के केंद्र पर अंतरित घनकोण। तो देखिए आपके पास में क्या होगा, d ओमेगा बराबर, अभी तो फॉर्मूला लिखा था, d ओमेगा बराबर क्या था, dA
बटे आर स्क्वायर, ये तो था बच्चों। लेकिन डी ए की जगह हमारे पास क्या रखा है, ये वाली वैल्यू, तो ये वाली वैल्यू यहाँ रख देंगे। तो जगह डी ए आपके पास आ गया कोस थीटा और अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपके समझ में आ गया होगा। और हम इसे क्या लिख सकते हैं ये भी आपको पता है। देखिए आप हम क्या लिख सकते हैं इसे, यहाँ करके हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बराबर, और यहाँ आपके पास में डी ए वेक्टर डॉट एन कैप और बटे में क्या लिख सकते हैं आर स्क्वायर। अब ये कैसा है ये आप लोगों को समझना होगा, कैसे मैंने ये कर दिया, ऐसा क्यों हो सकता है। ये वाली वैल्यू आपके पास दो फॉर्मूले हैं, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला। बच्चों कक्षा 11 की फिजिक्स में पहुंचना पड़ेगा इसके लिए, और कक्षा 11 की फिजिक्स में आपको पता है कि ये कैसे कैसे हो सकता है। यहाँ आपके पास में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर है, और इसका जो मान था ए बी कोस थीटा था। ठीक है बच्चों, और आपने ये भी देखा होगा यदि हमारे पास में हमें एकांक सदिश निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मान, ये आता था उसका मान। ठीक है, तो अगर मैं इसकी बात करूं ए की, तो ये इसके अपॉन में जाएगा, है ना। तो यहाँ से ए वेक्टर का मान निकाल दो आप, तो ये किसके इसकी मल्टीप्लाइज हो जाएगी, यानी कि ए इंटू आप ऐसे करो एन कैप यहाँ का हो और इसके इंटू कर दो ए। ठीक है, या ऐसे ही कर लो, क्योंकि मैं उसके अकॉर्डिंग आपको दिखा सकता हूँ। ये हो सकता है ए इंटू एन कैप, ये चीज़। तो देखिए थोड़ा सा कुछ इस टाइप से आप लोगों को कुछ मिल जाए तो आप लोग समझ भी सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इसकी जो वैल्यू है वो ये है। ऐसे अगर मैं यहाँ लिखूँ डी ए वेक्टर, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी डी ए, और यहाँ हो जाएगा एन कैप। समझ में आया बच्चों, ये ऐसा हो गया कंडीशन। और जब ये ऐसी कंडीशन हो चुकी है यानी कि इसकी वैल्यू ये हो सकती है। ठीक है, और आप लोगों को पता भी है जो आपके पास में ये है और ये है, देखिए इनके बीच में अगर कोण थीटा होगा ये तो कोस थीटा होगा। समझ लो बच्चों क्या करना चाह रहा हूँ, अगर इसके और इसका हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला हुआ जब तो कोस थीटा है, इनके साथ में कुछ एंगल को बने होंगे। तो यहाँ देखो डी ए के साथ में एन कैप का कुछ एंगल बना हुआ है, बना हुआ नहीं बना हुआ, तो उसी हिसाब से हमने दोनों को डॉट में लिख दिया यहाँ। क्योंकि इसका जो मान होता है वो एकांक सदिश होता है, यानी इसका वैल्यू 1 हो, तो इसलिए हमने इसे क्या करते हैं इसके साथ में डॉट प्रोडक्ट में लेकर आते। ठीक, तो ये चीज़ आपके पास कंप्लीट हो चुकी है, इसे आप खत्म कर सकते हैं। और यहाँ मैं आपको इसके बारे में लिखवा सकता हूँ, क्या लिखोगे, माना आपके पास में डी ए एक अवयव है, पृष्ठ अवयव है जो ओ से आर दूरी पर स्थित है आपके पास मेरा, जिसका जो आपके पास डायरेक्शन की बात करें या हम इसकी क्या कर सकते हैं, इसका जो क्षेत्रफल अवयव है वो डी ए है, वो आप दिखा सकते हैं, देखो डी ए है। और जो इसकी साथ में देखो यहाँ आपके पास में दिख रहा है इसका जो एकांक सदिश है कितना है, एन ज्ञात है, दोनों के बीच में कितना कोण है, थीटा कोण है, यही चीज़ आपको लिखनी है। ठीक है, और फिर इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यदि हम ओ को केंद्र मानकर आर त्रिज्या का एक गोला खींचते हैं ऐसे करके, तो वो जो गोला है उसका जो प्रक्षेप होगा इस पृष्ठ से कितना होगा, थीटा कोण को होगा, और वो कितना होगा डी ए कोस थीटा। है तो यही, लेकिन ये बस थोड़ा हम इधर को करके देख रहे हैं, लेकिन है डी ए। अब डी ए की जगह हम क्या लेंगे डी ए कोस थीटा। तो इसके द्वारा जो केंद्र पर घन कोण है वो डी ओमेगा है, और उसे हम कैसे निकाल सकते हैं, डी ओमेगा बराबर डी ए कोस थीटा बटे आर स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए, अगर यहाँ जैसे ही आपके पास में डी ए है और हमने लिखा डी ए वेक्टर डॉट एन का, अगर मैं इनका डॉट प्रोडक्ट निकालूँ तो इनके बीच में कोस थीटा जरूर आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करके, क्योंकि वो नियम है ना आपके पास में, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर ए बी कोस थीटा। ठीक है, तो यहाँ भी एक ऐसी पोजीशन बन रही है, देखो मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ, डी ए वेक्टर डॉट एन कैप है, और अगर मैं यहाँ से इसकी मल्टीप्लाई करूँ, यहाँ से देखो डी ए तो आएगा ही आएगा, और जब इसका परिमाण निकाल लेंगे, एकांक सदिश का जो परिमाण होता है यानी कि कैप यूनिट वेक्टर का जो परिमाण होता है वो हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ इसका मान तो हो जाएगा 1, और जैसे हम यहाँ लिखते हैं, चलो मैं लिख के दिखा देता हूँ आपको, एन कैप, और यहाँ आपके पास में आ गया कोस थीटा, किसके अकॉर्डिंग आया वो, इसके, ये फॉर्मूला हमने यहाँ लगा दिया, और इसका मान मैंने आपको क्या बताया 1 है,
तो ये हो गया आपके पास डी ए वैक्टर एन कैप बराबर, इसका मान 1 हो गया, तो ये आपके पास डी ए और ये आपके पास आ गया कोस थीटा। ठीक है बच्चों, तो मैं अब आपको ये बिल्कुल क्लियर करके बता दिया, क्योंकि मैं सोच रहा था कि आप लोगों ने कक्षा 11 में अच्छी तरीके से पढ़ लिया होगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ा तो यहाँ से समझ लेना एन कैप का अगर आप मोड करोगे यानी यूनिट वेक्टर का अगर आप मोड करोगे उसका परिमाण हमेशा एक ही होता है। ठीक है, तो वही चीज आएगी, तो इसलिए मैंने इसकी वैल्यू ये लिखी और यहाँ से आपका पास में जो घनकोण आया वो इतना हो सकता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है उस टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों विद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो आप इसे वीडियो को पॉज करना और आप इसे आराम से पढ़ लेना। ठीक है, मैं अभी इसे साफ करता हूँ और विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ते हैं। विद्युत फ्लक्स होता है क्या? तो विद्युत फ्लक्स कोई भारी चीज तो है नहीं, बहुत आसान है। ठीक है, अगर मैं बात करूं विद्युत क्षेत्र की, बच्चों आपको पता होगा विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत क्षेत्र है वो डिपेंड करता है विद्युत बल रेखाओं पर। जहां विद्युत बल रेखाएं ज्यादा होंगी वहां विद्युत क्षेत्र ज्यादा प्रभावी होगा यानी मजबूत होगा, ताकतवर होगा, और जहां विद्युत बल रेखाएं कमजोर होंगी तो वहां विद्युत क्षेत्र भी आपका कमजोर होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको पता है। लेकिन अगर विद्युत फ्लक्स की बात करें, मान लो हमने कोई काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, कल्पना कर ली, जैसे मैं तुम्हारे एग्जाम्पल के तौर पर वैसे बता रहा थी, तो नॉर्मली पहले मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूं, आपके पास में बता देता हूं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये आपके पास है। ठीक है बच्चों, अब ये होता क्या है, देखिए मान लो हमारे पास में कोई काल्पनिक पृष्ठ है, हमने ले लिया और इनमें से बल रेखाएं गुजर रही हैं। ऐसे करके विद्युत बल रेखा, कौन सी बल रेखाएं गुजर रही हैं? विद्युत बल रेखाएं इसमें से गुजर रही हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें से निकल निकल के जा रही है। तो आप लोग थोड़ा सा समझ लो, बस हो गया काम, इसका तो काम तमाम है कि किसी काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन बल रेखाओं की माप को ही विद्युत फ्लक्स कहते हैं। आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बताया मैंने आपको, अगर आपके पास कोई पृष्ठ है, उस पृष्ठ से जितनी ज्यादा से ज्यादा, इस संख्याओं की माप ही दो है, यानी ज्यादा से ज्यादा की बात क्या होगी, जितनी भी जा रही है इससे निकल के भाई वही इसका विद्युत फ्लक्स होगा। ठीक है, और मैं आपको यही एक बात और बताऊंगा, अगर किसी पृष्ठ में विद्युत बल रेखाएं घुस रही, अगर इधर से इधर को घुस रही है, तो ये मान के चलो कि अगर वे घुस रही हैं तो जो उसका विद्युत फ्लक्स होगा वो धनात्मक होगा यानी पॉजिटिव होगा। और अगर किसी पृष्ठ से विद्युत बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं तो विद्युत फ्लक्स होगा ऋणात्मक। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये विद्युत फ्लक्स है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मान लो कोई हमारे पास काल्पनिक पृष्ठ है, कल्पना कर ली कि मैं कोई पृष्ठ है विद्युत क्षेत्र में, एक समान विद्युत क्षेत्र है, कहीं भी विद्युत क्षेत्र के अंदर आपने एक काल्पनिक पृष्ठ ले लिया, उस पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं गुजरेंगी यानी विद्युत बल रेखाएं, चुंबकीय बल रेखाएं नहीं, विद्युत की बात कर रहे हैं तो विद्युत ही बल रेखाएं होनी है, तो उस पृष्ठ से जितनी भी विद्युत बल रेखाएं गुजरेंगी उन विद्युत बल रेखाओं की जो माप है, संख्याओं की यानी कि संख्याओं की माप है, उसे हम क्या बोलते हैं, विद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो मैं इसी ढंग से लिखता हूँ, फिर आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत फ्लक्स यानी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ पर उपस्थित विद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। उस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप है। ये है, इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। यह एक अदिश राशि है। चलो पहले से फाई से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक भी लिख दो बच्चों। इसका मात्रक वेबर होता है तथा यह एक अदिश राशि है। ये चीज ठीक है बच्चों। यानी वैद्युत क्षेत्र में कोई काल्पनिक पृष्ठ है, उस पर जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो उस पृष्ठ से होकर जो वैद्युत बल रेखाएं गुजरती हैं, उन वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप को हम क्या कहते हैं? वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। इसे फाई से प्रदर्शित करते हैं। मात्रक इसका वेबर हो गया। और जो यह एक अदिश राशि है, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अभी थोड़ा सा मैं एक डायग्राम बना दूं जिसे आपको सही तरीके से करना है। ठीक है, ये तो मैंने थोड़ा एग्जाम्पल के तौर पर बनाया था, और अगर आप चाहो तो इसी से भी समझ सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन फिर भी मैं एक डायग्राम बना देता हूँ आपके लिए। ये आपके पास डायग्राम इस टाइप से है। ऐसे बना लो कुछ ऐसे टाइप से। ठीक है, यहाँ से इसमें से बल रेखाएं निकालनी है। बल रेखाएं निकाल कर ऐसे करके, जैसे ये जा रही है यहाँ से इधर को। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से ये इस टाइप से। ठीक है, और यहाँ हमने क्या कर लिया, एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव ले लिया हमने। इसे भी हम समतली मान सकते हैं, और इसे थोड़ा सा सेंटर में ले लो इसके ऐसे। ये है आपके पास डी ए को क्षेत्रफल अवयव ले लिया है। ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी ई, और इसका जो इधर की दिशा अगर हम बात करें इधर की, ये इसका क्षेत्रफल अवयव हो जाएगा डी ए, यानी इस पर लंब है। थोड़ा तिरछा कर देंगे इसे। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना है आप लोगों को। और ये चीज अगर इनके बीच में कोण की बात करें में थीटा, ये वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। तो यानी कि ये जो काल्पनिक पृष्ठ लिया हमने, इससे बल रेखाएं गुजर रही हैं कंटिन्यू, अविरत प्रदर्शन कर रही हैं, और यहाँ से जो जितनी भी बल रेखाएं इससे गुजर रही हैं उनकी संख्या की माप को हम फ्लक्स कहेंगे। लेकिन फ्लक्स हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, वो आपको समझना होगा। ठीक है, कैसे? तो फिलहाल तो मैंने क्या किया, जैसे मान लो हमारे पास ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ का हमने छोटा सा हिस्सा ले लिया और उस हमने क्या बोल दिया, क्षेत्रफल अवयव, यानी डी ए है। डायरेक्शन मैंने आपको बता रखी, क्षेत्रफल अवयव जो होता है क्षेत्रफल वेक्टर, तो वो क्या होगा, मान लो कोई समतल है हमारे पास, उसकी कोई डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की अनुदिशा अगर हमने कोई उसके यानी उस पृष्ठ पर हमने लंबवत कोई अभिलंब खींच दिया, तो उस अभिलंब की दिशा ही उस क्षेत्रफल वेक्टर की दिशा होगी। ठीक है, ये याद रखना। तो इसकी दिशा हमने कितनी कर दी, डी ए वेक्टर यही है। और ये जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो मैंने शो कर रखी है, इन तीरों के हिसाब से जो लाइन जा रही है विद्युत बल रेखाएं हैं, और यहाँ इनके बीच में जो एंगल बना वो थीटा एंगल बना। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी थोड़ा सा। अगर मैं आगे चलूँ, मैं लिख सकता हूँ, माना किसी पृष्ठ पर डी ए की स्थिति, यहाँ इसके बारे में लिखना है, माना किसी पृष्ठ पर डी ए की स्थिति, किसी पृष्ठ पर डी ए की स्थिति, ये आपको लिखना है।
पर वैद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है। यानी डी ए की जो स्थिति है, मान लो हमारे पास में यहाँ हमने कोई क्षेत्रफल लिया डी ए, उसकी स्थिति में जो वैद्युत क्षेत्र है वहां कितना मान रखा, ई मान रखा, यानी कि ई वेक्टर है हमारे पास में। तब हम क्या लिख सकते हैं, तब स्केलर गुणन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, स्केलर गुणन, बच्चों कक्षा 11 में पढ़ा होगा स्केलर गुणन क्या होता है। स्केलर गुणन होता है डॉट प्रोडक्ट, यानी कि अदिश गुणन। डॉट प्रोडक्ट अभी मैंने बताया था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, वो वही है। तब स्केलर गुणन दो बार लिखते हैं। स्केलर गुणन आपके पास में हो गया डी ए वेक्टर डॉट ई वेक्टर, या ऐसे लिख दो आप, थोड़ा सा ई को पहले लिख दो, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। जो स्केलर गुणन है, अगर ये पूरे पृष्ठ के लिए निकाल दें तो ये भी क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स ही होगा। तो हम इसे शब्दों में कैसे लिखेंगे, पहले मैं आपको बता रहा हूँ। यदि आपके पास में क्षेत्रफल अवयव है वो, और जो आपके पास वैद्युत क्षेत्र है वो, दोनों का आप डॉट प्रोडक्ट निकाल दो। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट निकल गया तो जो निकल के आएगा वही क्या होगा, उस पृष्ठ से वैद्युत फ्लक्स की माप होगी। क्योंकि फिर हम क्या करेंगे, पूरे अभी हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इसका पूरा समाकलन कर देंगे, समाकलन करने के बाद पूरे पृष्ठ का फ्लक्स निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलो शुरू करते हैं इसके बारे में। मैंने लिखा है अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। ये आपके पास में हो गया है। अवयव से होकर वैद्युत फ्लक्स कहलाता है। अर्थात ये आपकी डेफिनेशन होगी बच्चों, यहाँ से किसी वस्तु से विद्युत यानी कि स्केलर गुणन डी की स्थिति पर वैद्युत क्षेत्र वेक्टर, यहाँ से आप ये जो आपके पास यहाँ से शुरू हुआ है, स्केलर गुणन डी वेक्टर अवयव से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स कहलाता है। यहाँ तक कि आपके पास होगी डेफिनेशन दूसरे वाली। तो अगर हम इसे गणितीय रूप में लिखें तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, देखिए। ठीक है, मैं पूरे पृष्ठ के लिए बात कर रहा भाई बच्चों, थोड़ा ध्यान रखना। संपूर्ण पृष्ठ को जाने वाला विद्युत फ्लक्स मैं लिख देता हूँ यहाँ, अर्थात क्या इसे हटा दो यहाँ से, संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई होगा। फाई ई लिख सकते हैं बच्चों में। यहाँ देखो चुंबकीय फ्लक्स भी होता है, चैप्टर आएंगे नेक्स्ट, उन चैप्टर में आपको बता दिया जाएगा। बस अंतर क्या करना है, ये वैद्युत फ्लक्स है, ई लिख दिया, इलेक्ट्रिक यानी इलेक्ट्रिसिटी आपको पता ही है। जब वैद्युत फ्लक्स वो चुंबकीय फ्लक्स होगा यहाँ तो दिया जाता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र को, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता को हम बी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ई आ गया। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ये समाकलन लिखा हमने यहाँ ये बच्चों क्या है, देखिए आपके पास में थोड़ा सा क्षेत्रफल भी दिया था ये, लेकिन अगर हमें पूरे पृष्ठ का निकालना हो तो मैं इसका समाकलन करूंगा, यानी कि पूरे इसका ही समाकलन कर दिया। किसका, जो आपके पास ये डॉट प्रोडक्ट आया, यानी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। तो देखिए आप लोग क्या कर सकते हैं, पहले तो आप इसकी वैल्यू निकाल दो। ये समाकलन पूरे संपूर्ण पृष्ठ का है, यहाँ लिख सकते हो जहां, चलो इधर जगह है, इधर लिख देता हूँ, जहां संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन है, ये इतना काम करना। ठीक है, तो ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए है। अब आपको पता है कि ये ई वेक्टर डॉट डी वेक्टर है, इसका अगर हम डॉट प्रोडक्ट करें तो ई डी ए और ये आ जाएगा आपके पास कोस थीटा। समाकलन के बारे में बच्चों देखो बताया था, समाकलन कक्षा 11 में भी थोड़ा समाकलन गणित दे रखा है फिजिक्स में, और जिसके पास 12वीं में मैथ है, मैथ में भी आपके पास समाकलन आया होगा। तो जो डी के साथ में वैल्यू है ए,
ये वाले फंक्शन है यहाँ रुकेंगे, बाकी कोई नियतांक माने जाते हैं और सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास में, देखिए यहाँ क्या बनेगा, ये हो जाएगा आपके पास ई कोस थीटा तो बाहर निकल जाएगा, ये समाकलन हो जाएगा डी ए। ठीक है बच्चों, अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर मैं फाई ई की बात करूँ क्या निकलेगा आपके पास में, इसका जो समाकलन, देखो एक फॉर्मूला है, यहाँ थोड़ा सी जगह में यहाँ बता रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान कर लेना। आपके पास समाकलन है और आपको डी एक्स करना है, तो डी के साथ में एक्स, तो इसका समाकलन होगा एक्स। ठीक है बच्चों, ये समाकलन होता है। तो आप लोगों को वही काम करना है, यहाँ डी के साथ में ए है तो ए ही निकल जाएगा, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, आपके पास हो जाएगा फाई ई कोस थीटा था ये आपके पास, और इसका जो वैल्यू आएगी वो ए आएगी, तो मैं इसे लिख सकता हूँ ई ए, और यहाँ आप लिख सकते हो कोस थीटा। ये आपके पास में वो फॉर्मूला आ गया। यानी कि अगर आपको किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स की वैल्यू निकालनी हो तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मैंने आपको क्लियर करा के दिखा दिया है, संपूर्ण पृष्ठ के लिए लगा दिया, और जहाँ इस समाकलन का चिन्ह था ये था, ये संपूर्ण पृष्ठ के लिए समाकलन था। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि आपकी समझ में ये वीडियो आई होगी और ये टॉपिक भी आपकी समझ में आया होगा अच्छी तरीके से। तो थोड़ा सा मैं अगर इसे और बढ़ाऊँ तो और कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी विशेष स्थितियाँ कि भाई मान लो इनके बीच में कितना एंगल बनेगा, और कुछ बढ़ाने की जरूरत नहीं है। एंगल अगर मान लो वही है कि अगर 0 डिग्री का एंगल बनना, यानी कि दोनों ये जो आपके पास डी वेक्टर यानी इस पृष्ठ की जो दिशा है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा ही मतलब इक्वलेंट है या बराबर है, एक ही दिशा में दोनों काम कर रहे हैं, एक दूसरे के समांतर है, तो वहाँ कोण थीटा 0 हो जाएगा, और 0 होने का मतलब यहाँ कोस कोस थीटा 0 का मान 1 होता है, तो फिर आपके पास फाई ई बराबर कोस ई ए आएगा। अगर ये 90 डिग्री हो जाए तो 90 डिग्री हिसाब से ले सकते, फिर सारा 0 हो जाएगा। तो बच्चों नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। ये जो आपके पास टॉपिक आया है ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बोर्ड की दृष्टि से देखें, और आपको बता दूं मैं कि 99% चांसेस रहते हैं इसके बोर्ड में आने के। इसका मतलब ये क्या है कि आपको ये अच्छी तरीके से तैयार करना है, मैं आपको इसे अच्छी तरीके से बताऊंगा। और ये है क्या चीज़, किस चीज़ पे बेस्ड है, ये गॉस साहब ने दिया था, एक शाखा होती है भौतिक विज्ञान की स्थिर वैद्युतिकी। ठीक है, क्या बताया मैंने, इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं इसे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्थिर वैद्युतिकी का मतलब है कि जिसमें आवेश गतिमान नहीं होता, आवेश पे जो भी काम किया जाता है स्थिर आवेश पे किया जाता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं स्थिर रखा हुआ होता है। ठीक है, तो जो गॉस साहब ने क्या करा कि एक स्थिर वैद्युतिकी में एक काल्पनिक बंद पृष्ठ ले लिया उन्होंने। बंद पृष्ठ क्या है कि चारों तरफ से कवर्ड है, और जो काम करना है हमें उसी के अंतर्गत करना है। तो इन्होंने क्या बताया कि जैसे मान लो कोई बंद पृष्ठ है, उससे जो विद्युत फ्लक्स गुजरता है, बात सही है, समझ लो, मैंने विद्युत फ्लक्स के बारे में आपको बता दिया है, उससे जो विद्युत फ्लक्स गुजरता है और उस पृष्ठ पर जितना भी आवेश परिबद्ध है, इन दोनों में इन्होंने एक रिलेशन दिया। तो उस रिलेशन को ही हम क्या कहते हैं, गॉस का नियम या गॉस की प्रमेय। ठीक है, तो लिखना है गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी। गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी, थोड़ा गलत हो गया, यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय स्थिर वैद्युतिकी में किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ किसी काल्पनिक पृष्ठ पर या पृष्ठ से लिख लो बच्चों, आप पृष्ठ से, यहाँ इधर लिखो, पृष्ठ से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स तथा उस पृष्ठ से परिबद्ध कह लो, या उस पृष्ठ पर जितना भी आवेश उपस्थित हो, परिबद्ध आवेश
में एक संबंध दर्शाता है। जिसे गॉस का नियम कहते हैं। इसे कहते हैं गॉस का नियम। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है, गॉस का नियम इसे हम कहते हैं। लेकिन ये तो हमने सिंपल से वे में कह दिया कि उसने किस किस चीज में संबंध दिया था, उसे हमने गॉस के नियम कह दिया। ठीक, लेकिन इस नियम के अनुसार है क्या चीज, वो देखनी है आप लोगों को। इस नियम के अनुसार यहां से शुरू करते हैं। इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई ई उस पृष्ठ पर परिबद्ध आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। बच्चों सुनो ध्यान से, क्या बताया मैंने आपको, गॉस की परिमेय कुछ नहीं है। ये तो आपने वैसे ही सिंपल तरीके से किस किस में संबंध दिया है, लेकिन अगर आप बोर्ड में इस चीज को लिखेंगे तो आप लोग ये डेफिनेशन दोगे, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई, यानी कोई पृष्ठ है काल्पनिक ले लिया हमने विद्युत क्षेत्र में और उससे फाई ई विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, उस पृष्ठ पर कितना आवेश उपस्थित है। आवेश कितना बताया हमने, Q। तो वो जो आवेश, ये जान के जो आपके पास में विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है वो किस चीज के बराबर होता है, उस पृष्ठ पर जो आवेश है उसके एप्सिलॉन 1/ε0 गुने के बराबर होता है। यानी कि अगर मैं यहाँ से लिखूं अर्थात अगर मैं इसे लिखूं सही तरीके से, यानी फाई ई जो होगा आपके पास वो होगा Q/ε0। ये आपके पास में फॉर्मूला है, समझ गए होंगे। यानी जो पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स है वो आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ये चीज है, ये आपको क्या बताया, गॉस ने बताया। लेकिन हमें एक चीज का और भी बताया, परंतु आप लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले एक टॉपिक पढ़ा था मैंने आपको विद्युत फ्लक्स की, परंतु किसी पृष्ठ, वो भी लिख कर बताता हूं, किसी पृष्ठ ए से गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स है आपके पास, विद्युत फ्लक्स फाई ई वो बराबर था समाकलन किसके बराबर था बताइए आप लोग, यानी ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर के। ये था, ये था, यानी जैसे हमने इसलिए भी यही बात बताई है, कोई पृष्ठ है उससे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा, फाई ई बराबर Q/ε0। ये गॉस ने बताया। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि किसी पृष्ठ से गुजरने वाला, ये भी पृष्ठ है, वही जो होगा तो वही बंद पृष्ठ ही होगा, और इससे फ्लक्स जो गुजरेगा वो कितना होगा, समाकलन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। क्लियर है ना। तो अगर हम इन दोनों को रखते हो कोई दिक्कत की बात नहीं है, तब हम क्या कर सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं फाई ई बराबर, दोनों को बराबर रख दो, यानी कि ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर और बराबर ये क्या हो जाएगा, Q/ε0। तो बच्चों ये हमने लिख दिया है यहाँ, और इसे हम लिख सकते हैं, यह है गॉस के नियम का समाकलन
समाकलन रूप है, ये लिख सकते हैं बच्चों। बच्चों ये जो गॉस की प्रमेय थी आपके पास में, इसमें क्या था, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत जो फ्लक्स है फाई ई बराबर क्या था, ये बंद समाकलन लगेगा, इसलिए लगेगा क्योंकि आपके पास पृष्ठ भी बंद है। अगर कोई बाउंड्री के अंतर्गत हम लगाते हैं तो उसे बंद समाकलन से रिमूव करते हैं, तो बंद समाकलन है और ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर है। तो यहाँ आपको पता है, जब अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है, देखिए आपने पढ़ा कि भाई मान लो जो गॉस की प्रमेय है, वो जो फाई है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स फाई ई आपके पास में है, फाई ई, और वो बराबर किसके है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये तो है ना। तो यहाँ आप क्या कर सकते हो, इसे इसके इक्वल रख सकते हो। वो थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हुई है, जो मैंने उसमें बंद समाकलन नहीं लगा, मुझे बाद में रियलाइज हुआ क्योंकि मैंने वीडियो बना दी, मैं पीछे भी हट सकता था, ठीक है। तो यहाँ आप क्या करना है, बंद समाकलन, तो इन दोनों को इक्वल रख सकते हैं और यहाँ लिख सकते हैं यही, या ऐसे कर सकते हो, यह है गॉस की प्रमेय का समाकलन रूप है, समाकलन रूप हो गया। और यहाँ आपकी गॉस की प्रमेय क्या होती है, ये आपकी गॉस की प्रमेय कंप्लीट होगी। लेकिन अब हमें क्या करना है, ये आपका स्टेटमेंट था, आपको क्या करना है, इसे पूरी को हमें सिद्ध करना है, तो सिद्ध मैं आपको कराऊंगा। देखिए बच्चों, अब हम इसे जो गॉस की प्रमेय है सब प्रूफ करते हैं। और यहाँ लिखते हैं इसकी उत्पत्ति, यानी प्रूफ करते हैं इसे, ठीक है। प्रूफ कैसे होगी देखिए, मान लिया हमने कोई एक पृष्ठ ले लिया, एक पृष्ठ हमारे पास इस टाइप से करके कोई एक पृष्ठ है हमारे पास ए हमने इसलिए मान लिया क्योंकि इसका क्षेत्रफल हमने ए मान लिया, ठीक है बच्चों। लिख सकते हैं आप, माना एक बंद पृष्ठ ए है, जिसके किसी बिंदु O पर प्लस क्यू आवेश रखा है, O से R दूरी पर एक अक्षेत्रफल अवयव DA है, जो बिंदु P के परिधि है। देखिए बच्चों, यहाँ हमारे पास में कोई एक, हमारे पास में ये काल्पनिक पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, यहाँ हमने कोई आवेश ले लिया और ये बिंदु हमने मान लिया O। ये आवेश जो आपके पास प्लस क्यू है, यहाँ से R दूरी पर हमने एक बिंदु ले लिया, यहाँ एक पृष्ठ ले लिया हमने, ऐसे करके ऐसे करके एक पृष्ठ ले लिया, इसका मिला हुआ, और यहाँ ये बिंदु P है, और यहाँ इधर को ले लो, ये विद्युत क्षेत्र E वेक्टर है, और यहाँ थोड़ा सा इधर को ले लो, ये DA वेक्टर, और इसका जो एकांक सदिश है वो n कैप, ऐसा इस टाइप से है, ठीक है बच्चों। और इनके बीच में जो कोण बनना है वो थीटा बनना है कोण। यहाँ से मैं इसे मिलाऊंगा ऐसे करके, इसके बाहरी परिसीमा से इसे इधर मिला दो और बाहरी परिसीमा से यहाँ मिला दो, ठीक है। तो जो इसके द्वारा क्षेत्रफल होगी, इसका क्षेत्रफल अगर मानना a है और इसका छोटा सा हिस्सा अगर हमने ले लिया, इसके द्वारा जो यहाँ कोण बना वो d ओमेगा है, ये इतना आपको लिखना है, इसमें वही चीज यहाँ लिखनी है। क्या करना है आप लोगों को, क्या लिखना है, माना DA के द्वारा
O पर बना घनकोण कितना है, d ओमेगा। ठीक है बच्चों, यहाँ OP बराबर आपके पास r है, ये दूरी r है, यहाँ से इससे ये दूरी आपके पास बिंदु P की r है। आगे हम लिख सकते हैं इसमें अक्षेत्रफल अवयव DA का अक्षेत्रफल सदिश, जो है हमारे पास DA वेक्टर है, ठीक है, जिसके साथ वैद्युत अक्षेत्र E थीटा कोण बना। ये इतना काम कर लिया, इसके बारे में डायरेक्शन के बारे में लिख दिया। ठीक है बच्चों, और कुछ नहीं है, बस ये थोड़ी थ्योरी लिखनी थी, ये इसके बारे में लिखनी थी, जो आपके पास में डायग्राम बना हुआ है। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हम कर सकते हैं, जो हमारे पास में ये वैल्यू दी हुई है, इनके आधार पर हम इसे गॉस की प्रमेय को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो गॉस की प्रमेय कैसे सिद्ध होगी, देखिए बच्चों, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिए। अब मैं थोड़ा यहाँ से शुरू करता हूँ। अतः अक्षेत्रफल अवयव DA से बाहर की ओर को गुजरने वाला विद्युत फलक। ठीक है, ये काम आपने पहले भी किया है, अब भी करेंगे। देखो, अक्षेत्रफल अवयव छोटा सा है, छोटा सा हिस्सा लिया, तो जो आपके पास में ये होगा, यहाँ से वैद्युत फ्लक्स गुजरेगा, वो भी थोड़ा सा ही गुजरेगा। d फाई E बराबर E वेक्टर डॉट DA वेक्टर। ये बात समझ में आई बच्चों? यहाँ से आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर मैं इसका डॉट प्रोडक्ट निकालूँ तो d फाई E आपके पास आ जाएगा E DA, और ये आपके पास आ जाएगा कोस थीटा। ठीक है, क्लियर है ना बात? यानी अगर थोड़ा सा हिस्सा लिया हमने, तो थोड़ा सा ही उसकी विद्युत फ्लक्स गुजरेगा, और उसका फॉर्मूला होगा ये। इसका बस डॉट प्रोडक्ट निकाला हमने, यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर खोल दिया, और ई डी ए कोस थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए आप लोग क्या करना है हमें। इसके बाद यहाँ देखिए, यहाँ आपके पास में डी फाई ई बराबर ई डी ए कोस थीटा आ गया। चूंकि हमें एक चीज़ का और पता है, चूंकि मान लो चैप्टर नंबर 1 था, उसमें हमने आपको बताया था, अगर मान लो कोई आवेश रखा, उससे आर दूरी पर कोई बिंदु है, उसकी रेंज में है, तो उस पर अगर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, उसके लिए फॉर्मूला था। तो क्या था आपके पास में, देखिए ये था, E बराबर था हमारे पास, E बराबर था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q/r²। ये फॉर्मूला था बच्चों। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, E का मान हम यहाँ रख देंगे, तब यहाँ इसे इक्वेशन फर्स्ट मान सकते हो आप। यहाँ लिखोगे समीकरण फर्स्ट से, यानी डी फाई ई बराबर आप क्या कर सकते हो, ई का मान रखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आप लिख दो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा क्यू ही रख दो बच्चों, क्यू मैंने इसके ऊपर ही रख दिया, यहाँ कोई दिक्कत की बात नहीं है। और ये जो r² आया, ये इसके बटे में रख दिया, यानी कि डी ए, और आपके पास आ गया कोस थीटा, और बटे में आ गया r²। ठीक है, अब ये वैल्यू भी आप लोगों ने पढ़ ली है, किसकी वैल्यू थी, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा लिख रहा हूँ, डी फाई ई बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और डी ए कोस थीटा, और डी r², ये था आपके पास में डी ओमेगा, यानी कि घन कोण का मान था, इधर लिख सकते हैं, चूंकि डी ओमेगा बराबर होता है डी ए कोस थीटा अपॉन r²। क्लियर होगी इतनी बात? अब यहाँ देखिए, इधर मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूँ, बस हो गया तुम्हारा काम। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये हमने थोड़े से पृष्ठ के लिए निकाला, छोटा सा हिस्सा लिया था, अब पूरे पृष्ठ के लिए बात करते हैं। क्या लिखेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से होकर, यानी संपूर्ण पृष्ठ ए लिखो, संपूर्ण पृष्ठ ए से
होकर जाने वाला क्या विद्युत फ्लक्स क्या होगा। देखियो संपूर्ण पृष्ठ की बात कर रहा है तो पूरा फ्लक्स क्या होगा, फाई ई होगा बच्चों, ध्यान रखना फाई ई। और इसके लिए हमारे पास में क्या था, एक फॉर्मूला था जो कि उन्होंने क्या था, बंद समाकलन, बंद परिपथ तो उसके लिए बंद समाकलन, और ये होता आपके पास में ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, ये फॉर्मूला था। तो ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर का आपने मान निकाला था बच्चों, देखो कितना निकाला। या आप ऐसा कर लो, यहाँ से आपने इसकी वैल्यू निकाली रखी है, इसकी वैल्यू, तो इसकी जो वैल्यू आई थी आपके पास में, देखिए यहाँ से इसकी वैल्यू ये, फिर यहाँ आपने इसका मान रखा, यहाँ मान रखने के बाद आपके पास में वैल्यू आई ये, ठीक है, रख सकता हूँ, यानी फाई का मान यही तो है। तो यहाँ आप लोग इसका मान रख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास फाई ई बराबर, और ये हो जाएगा बंद समाकलन, और ये हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपके पास हो जाएगा डी ओमेगा। यहाँ से आपको क्या करना है, फाई ई बराबर, ये नियतांक है क्योंकि डी के साथ में ओमेगा, ओमेगा वाला फंक्शन यहाँ रुकेगा, बाकी सारे नियतांक है, तो ये हो जाएगा क्यू और 4 पाई, और यहाँ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा आपके पास बंद समाकलन, और ये डी ओमेगा। बच्चों इसके बारे में आपको पता है, अगर बंद समाकलन हो गया, देखो थोड़े से हिस्से से कितना कोण बना था, डी ओमेगा, लेकिन अगर पूरे की बात करें, पूरे पृष्ठ के द्वारा जो कोण बनेगा वो कितना बनेगा, ओमेगा बनेगा। तो यहाँ से इसका मान क्या निकल जाएगा, ओमेगा। और हमें पता भी है इसका मान टोटल क्या होता है, पूरे इसके लिए बताऊंगा आपको, मैंने 4 पाई बताया था आप लोगों को, ध्यान कर लेना, डी ओमेगा, यानी कि इसका जो मान होगा डी ओमेगा का पूरे के लिए 4 पाई होगा। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाई ई बराबर लिख सकते हैं क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसका मान हो गया आपके पास 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई गई, तो अब आपके पास में क्या बचा, फाई ई बराबर आपके पास बचा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों यही कोस का प्रमेय था, कोस की नियम था जो आपको सिद्ध करना था, ये हो गया। क्या लिख सकते हैं, यही कोस का नियम। तो आशा करता हूँ कि आपके समझ में ये टॉपिक आया होगा, और मैंने आपको गोस के प्रमेय अच्छी तरीके से समझा दिया और बता भी दिया कि बोर्ड की दृष्टिकोण से ये जो आपके पास गोस के प्रमेय है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 99% चांस रहेंगे इसके बोर्ड में आने के, तो आप इसे अच्छी तरीके से तैयार करेंगे। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई कमेंट में भी लिखेंगे। दूसरी बात, अगर वीडियो को दोबारा रिवर्स कर सकते हैं तो वहाँ से भी आप इसे समझ सकते हैं, जो आपके दिमाग में से स्किप हुआ होगा उसे दोबारा देख लेना, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, धन्यवाद।